तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। स्वागत है सभी स्कॉलर्स का आज के इस नए विश्लेषण में। अगर लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्लियर करना है तो शेक्सपियर का सोनेट 23 एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। आज इस कविता का सिर्फ ऊपरी अध्ययन नहीं होगा, बल्कि इसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, और वो भी बिल्कुल एग्जाम के नजरिए से। ये एनालिसिस इंग्लिश कोट्स और मजेदार हिंदी एनालॉजीज की एक ऐसी परफेक्ट बाइलिंगुअल जुगलबंदी होने वाला है जिससे एग्जाम के सबसे जरूरी मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आज का यह विश्लेषण इस एग्जाम का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। शुरुआत होगी सोनेट 23 के इंट्रो से, फिर बात आएगी स्टेज फ्राइट और साइलेंट लव पर। उसके बाद द फेयर यूथ मिस्ट्री और बुक्स वर्सेस लुक्स डिबेट को डिकोड करेंगे, और आखिर में बायोग्राफिकेशन से बचते हुए उन की टेकअवेज पर आएंगे जो सीधे एग्जाम हॉल में मार्क्स दिला सकती हैं। तो बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू सोनेट्स 23। ये सोनेट दरअसल ओवरपावरिंग फीलिंग्स और उस इमोशनल पैरालिसिस को एक्सप्लोर करता है जहां जज्बात इतने हावी हो जाते हैं कि शब्द साथ छोड़ देते हैं। यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट ध्यान रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के MCQs में लगातार पूछा जाता है कि ये पहली बार कहाँ छपा था। सही जवाब है 1609 का मूल क्वार्टो एडिशन। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्टेज फ्राइट एंड साइलेंट लव। एग्जाम के नज़रिए से ये क्वाड्रेंट बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि एग्जामिनर्स अक्सर डायरेक्ट लाइंस यहाँ से पूछते हैं। मूल इंग्लिश टेक्स्ट ध्यान देने लायक है। एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज, हु विथ हिज फियर इज पुट बिसाइड्स हिज पार्ट। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि डर कैसे एक बेहतरीन कलाकार को भी कंप्लीटली ऑफ ट्रैक कर देता है, उसके पूरे परफॉर्मेंस को हिलाकर रख देता है। अगर हम इस 16th सेंचुरी के स्टेज फ्राइट को देखें तो ये एकदम वैसा ही है जैसे किसी हाई प्रेशर एग्जाम या जॉब इंटरव्यू के दौरान अचानक सब कुछ ब्लैंक हो जाना। जोर का जज्बा और पैशन इंसान को बोलने की ताकत देने के बजाय उसके एक्सप्रेशन में एक शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है। डर के मारे एक्टर अपनी लाइन्स ही भूल जाता है। एग्जाम में याद रखने के लिए ये एनालॉजी बहुत काम आएगी। लेकिन इस अचानक आई खामोशी का इलाज आखिर है क्या? बोलने पर जो ताला लग गया है उसे शेक्सपियर कैसे खोलते हैं? आगे इन अहम लाइंस में कवि इसका जवाब देते हैं। ओ लेट माई बुक्स बी देन द एलोक्वेंस एंड डम प्रीसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट। मतलब जब आवाज साथ छोड़ते तो कलम ही सहारा बनती है। इस लाइन के जरिए शेक्सपियर लिखित शब्दों को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि वो ठहरी हुई भावनाओं की आवाज बन जाते हैं। अब इन चुप मूक पन्नों को वही बात कहनी है जो जुबान कहने में नाकामयाब रही। ऑरल से रिटन लव तक का ये सफ़र एक परफेक्ट मेंटल हुक है। एग्जाम में क्लियर होना चाहिए कि पैरालिसिस ऑफ स्पीच होने पर किताबें ही एलोक्वेंस यानी वक्पटुता का काम करती हैं। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। सेक्शन 3 में द फेयर यूथ मिस्ट्री। अब ये समर्पित प्रेम दरअसल एक फेयर यूथ के आसपास घूमता है। इसकी ऐतिहासिक आइडेंटिटी के लिए 2 मेन कैंडिडेट्स माने जाते हैं। पहले हैं हेनरी रोथसली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनका कनेक्शन अर्ली 1590s से है और जिन्हें वीनस एंड एडोनिस डेडिकेट की गई थी। दूसरे हैं विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक, जिनका कनेक्शन लेट 1590s से है और इनके नाम फर्स्ट फोलियो डेडिकेटेड था। अकेडमिया में इन दोनों पक्षों को परफेक्टली न्यूट्रल रहकर समझना जरूरी है। किसी एक को फाइनल सच मान लेना स्कॉलरशिप के असूलों के खिलाफ है। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 4 पर, द बुक्स वर्सेस लुक्स डिबेट। सभी स्कॉलर्स को यहाँ अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का टॉपिक पेपर सेटर्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है। यहाँ 2 एडिशंस का क्लियर विजुअल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ 1609 का ओरिजिनल क्वार्टो टेक्स्ट है, जिसमें लाइन 9 में शब्द बुक्स लिखा है। वहीं दूसरी तरफ ठीक 100 साल बाद 1725 में पोप और स्यूवल ने जो इमेंडेशन किया, उसमें उन्होंने लुक्स शब्द का इस्तेमाल किया। एक अक्षर बदला और पूरे सोनेट की आलोचनात्मक व्याख्या ही पलट गई। एक तरफ पढ़ी जाने वाली किताबें हैं और दूसरी तरफ देखा जाने वाला चेहरा। इसी एमुडेशन पर स्कॉलर लुकस अर्ने ने एक बेहद मजबूत मुद्दा उठाया है, ओरल वर्सेस लिटरेट का बाइनरी ऑपोजिशन। उनका कहना है कि पोएम के शुरुआती शब्द जैसे एक्टर और टंग एक मौखिक यानी ओरल एनवायरनमेंट को दर्शाते हैं, जबकि बुक्स, रीड और विट आगे चलकर उसे लिटरेट या लिखित रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्ने का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ बुक्स का मतलब शेक्सपियर की प्रिंटेड प्ले बुक्स भी हो सकता है, ना कि सिर्फ डेडिकेटेड कविताएं। इसे ईजिली याद रखने के लिए एक आसान सा निमोनिक दिमाग में फिट किया जा सकता है।
बोलने में एक्टर्स तक, लिखने में प्लेबुक बुक। यानी जब जुबान रुक गई तो प्लेबुक सी आवाज बनी। ये डिबेट हमें एक और जरूरी हिस्से की तरफ ले जाती है, सेक्शन 5, बिवेयर ऑफ बायोफिक्शन। मॉडर्न बायोग्राफिकल थ्योरी में स्कॉलर केविन गिलवेरी ने अपनी थीसिस के जरिए एक क्लियर वार्निंग दी है, जिसे एक एग्जाम चीट शीट भी कहा जा सकता है। उनका दावा है कि इन सोनेट्स में ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का कोई ठोस प्रूफ नहीं मिलता। ये जो फेयर यूथ की पूरी ऐतिहासिक कहानी दिखती है, ये दरअसल रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड की एक काल्पनिक कथा या मिथ मेकिंग का नतीजा है। उन 19वीं सेंचुरी के लेखकों ने शेक्सपियर की एक आइडियल जिंदगी खुद ही गढ़ ली थी। लेकिन आज की स्कॉलरशिप एक ही बात पर जोर देती है, कॉन्टेक्स्ट ओवर कंजेक्चर, यानी अंदाजे लगाने से बेहतर है ऐतिहासिक तथ्य। हमेशा याद रखना चाहिए कि पोएटिक पर्सोना और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, एग्जाम की टेकअवेज। चलिए उन सभी वाइटल फैक्ट्स का एक रैपिड फायर रिव्यू कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाए। पॉइंट नंबर 1, 1609 क्वार्टो के बुक्स और 1725 के लुक्स डिबेट को अच्छी तरह मास्टर करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, ओरल वर्सेस लिटरेट के थीमेटिक बाइनरी को हमेशा ध्यान में रखना है। और पॉइंट नंबर 3, फेयर यूथ के दोनों कैंडिडेट्स साउथहैम्पटन और पेम्ब्रोक की डिटेल्स को कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नजरिए से पहचानना है। अगर इन तीनों कड़ियों को जोड़ लिया तो इस सोनेट से आने वाला कोई भी ट्रिकी सवाल मार्क्स नहीं काट पाएगा। और इस आखिरी पॉइंट के साथ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। जब हम आज शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो क्या हम वाकई में सिर्फ उस टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, या हम उस टेक्स्ट के अंदर अपनी खुद की बनाई हुई कहानियां ढूंढ रहे होते हैं? इस विचार को आगे भी लिटरेचर पढ़ते हुए अपने क्रिटिकल नजरिए का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। सभी स्कॉलर्स को आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।